हेलो स्टूडेंट्स, आज के रिवीजन क्लास में ये फाउंडेशन 6 ICAI स्टडी मटेरियल है। उसके चैप्टर 7 का एक फंक्शन रिलेशन पे दो टॉपिक आज अपन करते हैं इस 1 घंटे के में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन टॉपिक की। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक सीन है, एक टूल है जो कुछ ऑपरेशन करता है। सरल भाषा में समझा सकते हैं। हम इसको लिखते हैं जनरली एक्स का फंक्शन है तो इसको बोलते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर ये एफ एक्स जो होता है, ये होता है सपोज एक्स इनपुट आप एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू आउटपुट पे तो हमको स्क्वायर होकर मिले। अगर अपन इनपुट पे 2 डालते हैं, आउटपुट पे 4 मिलेगा। 5 डालते माइनस नेगेटिव ही डालते हैं, पॉजिटिव। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन एक फंक्शन जो का एक नेचर होगा, एक प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर मान सकते पुट जैसा अपन आउटपुट हम जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। रीड कर, अगर क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में फंक्शन, अगर वाई के फॉर्म में लिखा रहेगा। इसका सबसे बेसिक जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, वो एकदम ही सरल वाला पहला जो हिस्सा है मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये वाली बात नहीं है। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर लिखा रहेगा आपको इफ एफ एक्स इक्वल टू दस, अब आपको ये बोलेगा कि फाइंड एफ ज़ीरो। अब या तो बोलेगा फाइंड एफ ज़ीरो, या तो बोलेगा फाइंड एफ टू, या फाइंड एफ माइनस वन। ऐसा कुछ भी, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, जीरो भी दे सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल सा वैरायटी है। एग्जाम में भी बार देखने को मिलता है कि आपको एफ ज़ीरो बोला है ना, नहीं करना है, एक्स की जगह पे जीरो। जब आप एक्स की जगह पे जीरो रखोगे, जीरो एफ जीरो इज इक्वल टू जाएगा 7 टाइम्स ऑफ जीरो स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जीरो प्लस, क्या करने से एफ जीरो इज इक्वल टू तो माइनस बन जाएगा एफ जीरो इक्वल टू 5। आंसर तरीके से आपको एक लिखा हुआ है, जैसे एफ टू लिखा हुआ है। एफ टू का मतलब है कि आपको एक्स की जगह पे 2 रखना है। एफ माइनस वन का मतलब है कि एक्स की जगह पे बहुत ही सरल है। अगर मैं एक और वैल्यू, पूरा तो नहीं, चलो देखते हैं। एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 5। अगर मैं यहाँ पर ये एफ एक्स लिखा हुआ, अगर मैं एक्स की जगह पे 2 रख लेता हूँ, तो जो अगर मैं लेफ्ट साइड में एक्स की जगह पे 2 रखूँगा तो राइट साइड में भी एक्स की जगह पे मैं 2 रखूँगा। हो जाएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तरीके से बन जाएगा एफ टू इज इक्वल टू, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर 5 बनेगा, आप टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से आप तीसरा वाला एक्स, सारे एक्स की जगह पे आप माइनस तरीके से बना सकते हैं। एक और पैटर्न जो बहुत पॉपुलर है टॉपिक होता है इनवर्स। अब इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है जस्ट उल्टा। इनवर्स मतलब तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि फंक्शन
तो आप समझ सकते हो कि एक मशीन की तरह एक इनपुट होता है, प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में भी बहुत सारे डिवाइस हैं। सपोज एक डिवाइस पास एलईडी बल्ब या ये जो एलईडी होता है, इसमें आप इनपुट डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट मिलता है लाइट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी इस पे इसको देते हैं, इस डिवाइस पुट पे हमको ये लाइट एनर्जी देते हैं। अब इसका उल्टा प्रोसेस करने वाला कोई डिवाइस बता सकते हैं जिसमें हम लाइट एनर्जी उसको इनपुट दें, आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिसिटी दें? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो बहुत ही अभी सर है चल सोलर पैनल। तो सोलर पैनल जो होता है ना, वो इस लाइट एमिटिंग डायोड का इन्वर्स फंक्शन। ये आप समझ सकते हो, बहुत सारे डिवाइस हमारे जीवन में है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करता है और उसका रेसिप्रोकल जो होता है सेकंड फॉर्म से वापस। बस यही यहाँ पर भी है। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ, एक बहुत ही सरल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे एफ एक्स लिखा हुआ है 2x, इसका मीनिंग क्या है कि मैं x की जगह पे जो भी वैल्यू डालूंगा, मेरे को आंसर में उसका डबल मिलेगा। अगर मैं x की जगह पे 1 लिखता हूँ तो मेरे को आंसर में 2 मिलेगा। अगर x की जगह पे मैं 2 लिखता हूँ तो आंसर 4 मिलेगा। x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करता हूँ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये डबल करने का काम कर रहा है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, क्या करेगा उसको पता है? इन्वर्स फंक्शन इसका क्या करेगा, जो भी इनपुट है उसका आधा करने का, हाफ करेगा। इसमें मैं x की जगह पे 3 डालूंगा तो आंसर मेरे को 6 मिलेगा। उल्टा फंक्शन क्या करेगा कि अगर मैं वापस 6 डालूँ तो आंसर मेरे को 3 देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, नहीं है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है इसका उल्टा है। ठीक है, तो एफ एक्स तो आपका एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन जो होगा ना, तो लिखते कैसे हैं सर? उसको लिखते हैं f-1 है। -1 का मतलब ये है, f-1 x का मतलब ये -1 तो पावर -1 नहीं बोलना, ये नहीं बोलना सर, इसका मतलब 1/f एफ, इसको रीड करते हैं एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का मतलब उसके नेचर से इन्वर्स करना, 1/, नहीं। तो मैं बोलूँगा 5 का उल्टा क्या है तो 1/5 बोलोगे, 7 का उल्टा 1/7 बोलोगे, 10 का उल्टा 1/10 बोलोगे, 20 का उल्टा मैं पूछूंगा तो 1/20 बोलोगे, मैन का उल्टा पूछूंगा तो 1/मैन नहीं बोलोगे, मैन का उल्टा वुमेन बोलेंगे। नेचर वाइज इन्वर्स करना है हर जगह, ये नहीं कि उठा के 1/, करना। ठीक है, बस इस बात को समझना है। इससे रिलेटेड सिंपल एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, और एक मेथड, एक प्रोसीजर मैं आपको एक सिंपल सा फॉलो करने बोलूँगा। क्वेश्चन चाहे चाहे कैसा भी आ जाए, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लेंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन दिया जाएगा हमको, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 - एक्स, सपोज ऐसा कोई एक फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फाइंड एफ इनवर्स एक्स, फाइंड एफ इनवर्स। आपको इन्वर्स निकालना है। कभी कभी ना केवल ऐसा लिख देता है फाइंड एफ इनवर्स, तो अगर कभी कभी फाइंड एफ इनवर्स लिखा रहेगा तो भी समझ जाना कि एफ इनवर्स है। एक खास बात और है, मैं एक इसी में एक काम करता हूँ, कुछ और भी चीज़ ऐड कर लेता हूँ। कभी एग्जाम में देखा फाइंड एफ इनवर्स 3, तो एफ इनवर्स 3 का मतलब ये है कि पहले आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, जब एफ इनवर्स एक्स निकल जाएगा तब एक्स की जगह पे 3 रख दे। इस बात को अपने को चलिए, तो अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ये स्टेप, बहुत सिंपल से स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्स फंक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो फंक्शन आपको दिया जाएगा, एक्स इक्वल टू या 1/1 माइनस, आप इसका नाम 1 रख लीजिए, इसका नाम इक्वेशन 1 रख लीजिए। हर क्वेश्चन में एक रटा रुटा स्टेप है, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है तो आप एक और एफ एक्स लेना, वाई ले लीजिए। अगर क्वेश्चन वाई के फॉर्म में है तो आप एक्स नाम लीजिए।
फिर से कह रहा हूँ बहुत सिंपल सी बात कि एफ एक्स का मतलब है एफ इंटू एक्स नहीं है, एफ और एक्स का ये प्रोडक्ट नहीं, ये एफ और एक्स का प्रोडक्ट नहीं, एफ इंटू एक्स नहीं। अब अपने को समझना है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इनवर्स वाई। लिखने का तरीका है ये कि अगर मैं इधर के फंक्शन को राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो राइट साइड जाके एफ इनवर्स हो जाए, राइट साइड जाके वो एफ इनवर्स हो, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अब हर क्वेश्चन का एक रटा उठा है, एक स्टेप ये करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो इधर भी एफ एक्स है, इधर भी एफ एक्स है। जब दोनों के पास एफ एक्स है ना, दोनों के तो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है ना, दोनों के लेफ्ट साइड का वैल्यू अगर दिख रहा है एफ एक्स है, तो दोनों के राइट साइड को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1/1 - x। देखो इधर का राइट साइड का वैल्यू है 1/1 - x, इधर का राइट साइड का वैल्यू y, तो 1/1 - x इक्वल टू y लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, ये 1 - x इंटू वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y - xy इक्वल टू 1, ठीक है। एक काम और कर सकते थे, एक काम और कर सकते, ये भी गलत नहीं था ये स्टेप, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो 1 - x इज इक्वल टू 1/y कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे x अलग करना है, तो 1 - 1/y इज इक्वल टू x लिख सकते हो। माइनस एक्स जो है राइट साइड जाके प्लस एक्स, और आप चाहें तो एलसीएम लेके लिख सकते हो, x इक्वल टू y - 1/y। ये नंबर 4 बनाइए हमेशा। जैसे ही आप, बिल्कुल रटा रुटा स्टेप है, जैसे ही आप इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो बाद क्या करना, आप एक्स अलग करना। जैसे ही एक्स अलग होगा उसका नाम 4 रखना। अब जैसे आप 1 और 2 की जोड़ी बनाए थे, वैसे ही अब 3 और 4 की जोड़ी बनाना। आप गौर से देखेंगे तो 3 और 4 दोनों में लेफ्ट साइड में एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स नज़र आ रहा है 3 में भी, और यहाँ लेफ्ट साइड में एक्स नज़र आ रहा है 4 में भी। तो फ्रॉम 3 and 4 दोनों तरफ का जो एक्स है वो इक्वेट कर देंगे, तो बन जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू y - 1, ये बनेगा एफ इनवर्स। अब आपको बोला है कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स, अगर, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये y की जगह पे x रख देना है। अगर एफ इनवर्स एक्स बोला है तो y की जगह पे x रख दो। अगर आप लेफ्ट साइड में y की जगह पे x रखते हैं तो राइट साइड में भी y की जगह पे x रख दो। ये आपको 4 ऑप्शन में मिलेगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड एफ इनवर्स 3, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो y की जगह जैसे हम x रखे थे, वैसे ही हम y की प्लेस पे 3 रख देंगे। ये जो है आपका बन जाएगा एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3 - 1/3, ठीक है, यानी कि 2/3। तो ये होता है इन्वर्स का फंडा। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, जो मैं प्रॉपर्टी आपको सिखाते जा रहा हूँ, अगर ये अप्लाई करते जाओगे सारे क्वेश्चन में, इन्वर्स का क्वेश्चन है मतलब आप रटा रुटा ये स्टेप करते जाइए, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको एफ इन्वर्स, ठीक है। फंक्शन में एक और वेराइटी है जो बहुत पॉपुलर एग्जाम, दैट इज़ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का क्या फंडा होता है, एक क्वेश्चन की बात आपको जाएगी। कंपोजिट फंक्शन में ना आपको कोई दो फंक्शन दिया जाएगा, जैसे एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, सपोज यह है एक्स, और एक फंक्शन है जी एक्स। देखिए नाम कुछ भी रख सकता है, बट है तो दोनों एक्स के फंक्शन।
एफ एक्स का मतलब भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जी एक्स का मतलब भी फंक्शन ऑफ एक्स, बट बिकॉज ऑफ दोनों अलग अलग फंक्शन है तो नाम अलग रखना पड़ेगा। एक का नाम एफ एक्स और एक का नाम जी एक्स रख दे, जनरली ये चलता है। यहाँ में हो सकता है नाम कुछ थोड़ा बदल, आप दिमाग खा लीजिएगा। सपोज ये है आपका 7x, इस तरीके से आप पे दो फंक्शन दिए गए हैं। अब आपको बोला जाएगा कि फाइंड एफ ओ टी एक्स, और या फिर दोनों एंड फाइंड ओ एफ एक्स निकाल। तो एफ ओ जी एक्स यही एक कंपोजिट फंक्शन है, इसमें दोनों नाम नज़र आ रहा है, एफ और जी दोनों नाम नज़र आ रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये है फंक्शन एफ के अंदर जी को सब्सटीट्यूट किया गया है, और जी ओ एफ में जी पहले आया नाम, तो जी फंक्शन जी के अंदर एफ को सब्सटीट्यूट। तो इस तरीके से दो फंक्शन आपको दिए जाएंगे, और या तो एफ ओ जी निकालने बोला जाएगा या तो जी ओ एफ निकालने बोला जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि दोनों के फाइंड करिए। और इसके अलावा अगर थोड़ा इसमें और एडवांस कुछ दे सकता है तो ये है कि फाइंड एफ ओ जी, सपोज बोल देगा एफ ओ जी 5 निकाल, या आपको बोल देगा फाइंड जी ओ एफ -3, इस तरीके से कुछ भी बोल सकता है, या ओ एफ जीरो निकालो। ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं दोनों पार्ट सॉल्व करके सपोज एक तरफ का मैं एफ ओ जी पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, नाम से पता चल रहा है जैसे ये फंक्शन है एफ ओ जी है, एफ ओ जी है, इसमें हम एफ के अंदर जी को रखेंगे। तो पहले तो हम एफ एक्स लिख देते हैं, फंक्शन एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एक्स की जगह पे कॉमन सेंस है, अगर मैं लेफ्ट साइड में एक्स की जगह पे 5 रखना हूँ तो राइट साइड में भी मुझे एक्स की जगह पे 5 रखना होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में एक्स की जगह पे जी एक्स रख देता हूँ तो राइट साइड में भी एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे जी एक्स अगर मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूँ तो राइट साइड में भी एक्स की जगह पे जी एक्स। और यही नाम है, इसी को आपको समझना है कि एफ के अंदर जी को जब रखा जाता है ना, इसी को अपन कहते हैं एफ ओ जी एक्स, फंक्शन ऑफ। और इस तरफ राइट साइड में क्या करना, जो जी एक्स आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा वो वैल्यू रख देना। तो जी एक्स की वैल्यू देखो क्या लिखी है, 7x+2 लिखी। जी एक्स की वैल्यू है 7x+2, तो आप जी एक्स की जगह पे ना 7x+2 लिख। ऐसा करने से ये बनेगा एफ ओ जी एक्स इक्वल टू 7x+2 का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो इसमें a+b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे लगाएंगे फॉर्मूला तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तरीके से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7x का स्क्वायर, बताना जरा। 7x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 का और x का पूरे का स्क्वायर, दैट इज द 49x² प्लस यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 × 7x × 2 मतलब करोगे तो 28x हो जाएगा। और इस तरीके से आंसर खत्म कर सकते। ये होता है एफ ओ जी एक्स। ये वाला देखिए, मैं एक एक पार्ट बता रहा हूँ, ये एफ ओ जी एक्स हो गया। अगर आपको एफ ओ जी 5 बोलेगा तो सारे एक्स की जगह 5 रख दे। ये पार्ट भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर एफ ओ जी 5 बोलेगा ना तो क्या करेंगे, एफ ओ जी 5 अगर अपने को निकालना रहेगा तो राइट साइड में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर 5 रख दें, और फिर ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। सिमिलरली जी ओ एफ क्या होता है, तो एफ में क्या करते हैं, हम पहले जी एक्स लिखेंगे। जी एक्स यानी जो फंक्शन ऑफ एक्स सेकेंड वाला है जिसका नाम जी एक्स है, वो फंक्शन हम लिखते हैं 7x+2 है। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अगेन अगर मैं एक्स की जगह पे
लेफ्ट साइड में 1 रखता हूँ तो राइट साइड में भी x की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट साइड में x की जगह पे जो वैल्यू आप रखेंगे राइट साइड में भी x की जगह पे वही वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा g, x की जगह पे मैं fx रख देता हूँ। अगर मैं लेफ्ट साइड में x की जगह पे fx रखता हूँ तो राइट साइड में भी मेरे को x की जगह पे fx रखना रहेगा। +2 तो है ही है फिर, ठीक है। और फिर लेफ्ट साइड में जो जी एफ एक्स है ना, इसी का नाम हो जाता है जी ओ एफ एक्स। राइट साइड में क्या करेंगे, 7 तो है, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो उठा के ले आएंगे। देखो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर था इधर, +2 हो जाएगा हुआ है जो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जी ओ एफ एक्स जो है ना वो है 7x² +2। ये है 7x²। ये जो जी ओ एफ एक्स है ना 7x² +2, ये आपका आंसर बन जाएगा अगर केवल जी ओ एफ एक्स पूछा है तो। अदरवाइज आप अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया है, जैसे मैंने बोला जी ओ एफ -3, तो इसके बाद क्या करना रहेगा, एक काम और करना रहेगा। सारे एक्स की जगह पे आपको -3 पुट करना रहेगा। इसका नाम बदल के हो जाएगा जी ओ एफ -3, ओ एफ -3। राइट साइड में जाएगा 7 इंटू -3 का स्क्वायर +2। ये हो जाएगा 7 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस। तो ये बन जाएगा आपका जी ओ एफ -3 इक्वल टू, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 63 +2, दैट इज ये बन जाएगा 6। तरीके से आप आंसर ला सकते। तो ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है। एक है जी ओ एफ एक्स और एक है एफ ओ जी ए। एक और वैरायटी अपन कवर करते हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है। लिखा है डोमेन ऑफ 1,7 एंड 2,6। आपको बोल रहा है कि इसमें डोमेन बता, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा है। एक पहले तो मीनिंग समझिए, एक वर्ड है डोमेन और एक वर्ड है। तो जब हमारे पास कोई 2 सेट है और हमारे पास ये एक, मैं एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डोमेन के लिए और एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेंज के लिए, और सपोज ये दोनों कनेक्टेड है किसी फंक्शन एफ एक्स से। अब ये इस क्वेश्चन में से फंक्शन तो नहीं दिया है, बट ये ज़रूर बता रहा है कि अगर मैं इनपुट में 1 रखता हूँ तो ये 1,7 जो पेयर है ना, का मीनिंग होता है कि अगर इनपुट में 1 रखता हूँ तो आउटपुट में 7 मिलेगा मतलब। और अगर इनपुट में 2 रखता हूँ तो आउटपुट में मुझे 6 मिलेगा। तो किसी फंक्शन में x की जगह पे जो जो वैल्यू आप रखते हैं जिसको आप इनपुट कहते हैं, एक्चुअली वही होता है डोमेन। और x का वैल्यू रखने से जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, जैसे 1 रखने से 7 आया, 2 रखने से 6 आया, जो रिजल्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज या एफ एक्स, या इसी को y भी कहते हैं। ये आउटपुट होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला है डोमेन बताइए, तो डोमेन है आपका 1 एंड 2। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि रेंज बताइए तो आंसर आता 7 एंड, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा डोमेन और रेंज का फंडा होता है। और ये जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिया है इसको बोलते हैं मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा। तो ये किसी फंक्शन के इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीके से जो डायग्राम बनाते हैं, मैं इसकी स्टडी आपको करके दे रहा हूँ, एक बार बढ़िया से और बना के दे रहा हूँ कि एक्चुअली जब हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली सपोज मैं इधर ए रखता हूँ इनपुट में, बी रखता हूँ आउट, सी रखता हूँ और डी रखता हूँ। ए को रखने से सपोज एक्स मिल रहा है, बी को रखने से वाई मिल रहा है, सी को रखने से जेड मिल रहा है, को रखने से डब्ल्यू।
तो ये हर एक डोमेन के लिए कोई ना कोई एक रेंज यानी आंसर मिल रहा है हमें। तो इस प्रकार के रिलेशन को, ये जो दो मैंने मैप बना के दिए हैं, एक इनपुट के तरफ ए बी सी डी है और आउटपुट की तरफ एक्स वाई और जेड डब्ल्यू है। तो ये जो रिलेशन है दोनों एलिमेंट के बीच, ए और एक्स के बीच, बी और वाई के बीच, इसको अपन फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन है एक डोमेन के लिए एक रेंज आ रहा है, इसलिए इस फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन। ठीक है। जो ए बी सी डी इधर के एलिमेंट है ना डोमेन की तरफ, जिनके लिए आउटपुट हमें मिल रहा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, तो जो आउटपुट हमको मिल रहा है ना एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये रेंज है। लेकिन आउटपुट की तरफ का जो पूरा का पूरा जो सेट होता है ना, इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं। ठीक है। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू जो रेंज है ना, इन्हें हम इमेज भी कहते हैं। ये किसके इमेज है मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर एक्स ए का इमेज है, वाई इज एन इमेज ऑफ बी, जेड जो है वो सी का इमेज है और डब्ल्यू जो है डी का इमेज है। तो ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तो इमेज कहलाते हैं, और ये जिसके इमेज होते हैं, बिकॉज ऑफ ये इमेज के पहले के एलिमेंट हैं, इनको प्री इमेज भी। तो आपको बहुत सारे नाम मिल रहे हैं, देखो डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन। और यहाँ पर आपको जब तक मैं भी दो चार और वेराइटी ना बताऊँ, ये बहुत क्लियर नहीं होगा। तो जैसे मैं एक वैरायटी और आपको बता रहा हूँ कि सपोज कोई हमारे पास रिलेशन है। सर ये रिलेशन क्या होता है, आते हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये एक इनपुट है, एक आउटपुट सेट है। सपोज फंक्शन मैं डिफाइन नहीं करके दे रहा हूँ, आप शायद कुछ गेस कर पाएंगे फंक्शन को। सपोज मैं कहता हूँ कि इधर वन है, इधर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। सपोज इधर आ रहा है आपका टू, फोर, सिक्स, एट, टेन और ट्वेल्व। देखो वन रखने से टू आएगा फंक्शन, टू रखने से आंसर एक फोर आएगा, थ्री रखने से सिक्स आएगा, फोर रखने से एट। आप बहुत आसानी से गेस कर लिए होंगे आई थिंक सो कि पक्का ये एफ एक्स जो है वो टू एक्स है, मतलब डबल कर रहा है ये आंसर। अब मैं आपसे पूछूंगा डोमेन कौन कौन है, तो आप बताएंगे सर डोमेन है वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि जिसको हम एक्स की जगह पे रखते हैं वो डोमेन होता है, वो इनपुट होता है। मैं आपसे को डोमेन पूछूंगा ना, तो पूरा को डोमेन, ये पूरा का पूरा हिस्सा को डोमेन है, जिस को डोमेन में टू, फोर, सिक्स, एट, टेन और ट्वेल्व सब आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा कि रेंज बताओ, तो रेंज जो है ना, इस बार केवल टू, फोर, सिक्स, एट और टेन बनेगा, ट्वेल्व जो है वो किसी का रेंज नहीं बन पाए। तो पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क समझ में आया कि कोडोमेन मतलब पूरे आउटपुट के एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट के साइड जितने एलिमेंट रखे हों, जितने एलिमेंट लिखे हैं, सबका कोई ना कोई डोमेन होगा। टू का डोमेन है वन, फोर का डोमेन है टू, सिक्स का डोमेन है थ्री, एट का डोमेन है फोर, टेन का डोमेन है फाइव, ट्वेल्व का कोई डोमेन नहीं है। ये कोडोमेन तो कहलाएगा ट्वेल्व, लेकिन रेंज नहीं कहलाएगा। तो इस बार रेंज में कौन कौन आएंगे, रेंज में आएगा टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको समझ में आया कि रेंज और कोडोमेन अलग अलग चीज़ें। पिछले एग्जाम्पल में सब दिखाई दिया था कि सर वही रेंज है जो कोडोमेन है, कोडोमेन में भी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू आया था, रेंज में भी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू आया है। यहाँ भी वैसे ही है, बट यहाँ पर फर्क ये है बस कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं। तो आपको, मेरे को लग रहा है कोडोमेन और रेंज दोनों सेम चीज़ नहीं होते, ये फ़र्क समझ में आया। कभी किसी एग्जाम्पल में कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो सकते हैं, पर कभी कभी किसी एग्जाम्पल में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं भी हो सकते, जैसे कि इसमें। दूसरी बात, ये जो फंक्शन है इसमें आप देखिए, एक डोमेन के लिए एक रेंज है, एक डोमेन के लिए एक रेंज है, एक डोमेन के लिए एक रेंज है। ऑब्वियसली इसका नाम भी वन वन ही होगा या वन टू वन। लेकिन इस बार देखो इस ट्वेल्व एक बच गया है, ये कोडोमेन तो है बट रेंज नहीं बन पाया है, तो इसको बोलते हैं वन वन इंटू फंक्शन। और इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है,
यानी वो सारे एलिमेंट जो कोडोमेन थे वो सारे रेंज बने हैं, तो होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो आपको ये फ़र्क समझ में आया होगा 1 1 इनटू और 1 1 ऑन टू में। ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ जी, इसमें भी बात कर लेते हैं। इमेज कौन कौन है, तो बोलोगे 2 4 6 8 और 10 इमेज। 12 इमेज नहीं बन पाएगा। का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 6 का प्री इमेज 3 है, 8 का प्री इमेज 4 है, 10 का प्री इमेज 5। तो इस तरीके से प्री इमेज इमेज आपको बहुत क्लियर हो गया है। डोमेन, को डोमेन, रेंज भी यहाँ पर क्लियर है। और अब आपको समझना है एक और एग्जांपल जिससे आपका नाम और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक सेट ये है, एक सेट ये है। ऑब्वियसली ये इनपुट है, इन दोनों के बीच एक फंक्शन डिफाइन कर कर दिया गया है f(x). सपोज यहाँ 1 रख रहे हो, यहाँ -1 रख रहे हो, यहाँ 2 रख रहे हो, यहाँ -2 रख। सपोज यहाँ पर आ रहा है 10, सपोज यहाँ पर आ रहा है। अगर 1 रखने से भी 10 आ रहा है, 2 -1 रखने से भी 10 आ रहा है। अगर 2 रखने से 20 आ रहा है, -2 रखने से भी 20। तो इस बार मैं आपसे पूछूंगा डोमेन कौन कौन है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर डोमेन मतलब जो x की जगह रखेंगे। तो डोमेन आपके ये 4 वैल्यू हो गए, -1 1 -2। रेंज केवल दो ही लोग हैं, 10 और 20। और को डोमेन भी यही 10 और 20 ही कहलाएंगे। इस बार बिकॉज ऑफ इस को डोमेन और रेंज दोनों सेम है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आउटपुट की तरफ नहीं बचा है, तो इसलिए हम इसको ऑन टू फंक्शन तो कहेंगे, ऑन टू फंक्शन तो कहेंगे। लेकिन इस बार मल्टीपल डोमेन के लिए एक ही रेंज आ रहा है। दो डोमेन है, दोनों के लिए एक ही रेंज है, तो इसको 1 1 नहीं बोलेंगे अपन, इसको मैनी वन फंक्शन बोले। तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन ये होता है। अगर सर आउटपुट की तरफ कोई एक वैल्यू 30 मान लो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, बच जाए, तो को डोमेन 10 20 और 30 हो जाएगा, बट रेंज केवल कौन कौन होगा, 10 और 20 रहे। तो ऐसे केस में रेंज और को डोमेन जब बराबर नहीं रहेंगे, तो ये ऑन टू की जगह नाम हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो ऑन टू और इनटू फंक्शन में फ़र्क समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 30 को हटा दूं तो ऑन टू, एक एक्स्ट्रा वैल्यू लगा दूं तो इनटू। तो ये ऑन टू या इनटू पहचानना तो आपको आ जाएगा। रही बात सामने का, मेनी वन दिख रहा है, नाम से पता चल रहा है मेनी वन का मतलब मेनी डोमेन के लिए वन रेंज है। 1 1 का मतलब होता है वन डोमेन के लिए वन रेंज। मेनी वन का मतलब मेनी डोमेन के लिए एक रेंज, सिंगल रेंज। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं मेनी वन 1 1 ऑन टू इनटू, इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, रेंज, डोमेन। इस तरीके से नाम आप समझ सकते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल है तो समझिए। अगर आपको कभी ऐसा रिलेशन दिया जाए कुछ एलिमेंट्स के बीच, इधर है 2, कुछ भी नंबर हो सकता है, इधर है 7 9 10। सपोज 2 के लिए 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 5 के लिए। तो आपको समझना है कि अगर मैं डोमेन 2 लेता हूँ, तो आउटपुट में मेरे को 7 और 8 दो चीज़ मिली। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, एक रिलेशन तो हो सकता है, ऐसा रिलेशन तो बनाया जा सकता है, बट कायदे से ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक बहुत पॉपुलर वैरायटी होता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। आपको ये कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये मैं आपको समझाते जा। यहाँ पर इस केस में जब एक ही इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट हो, दो या दो से ज़्यादा आउटपुट बना दिए जाए। देखो यहाँ पर एक इनपुट है 3, इसके लिए एक ही आउटपुट है 9, ये चलेगा। हाँ, दो आउटपुट के लिए एक ही इनपुट हो सकता, सॉरी क्षमा करिए, दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है, ये चले। बट एक इनपुट के लिए दो आउटपुट लेना गलत होता है। तो ये आप सीधे सीधे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बोलना इसका नाम सर है।
आप सीधा लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कौन सा रिलेशन, ये जो रिलेशन था दोनों इधर डोमेन और रेंज के लिए और आउटपुट के लिए, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ये जो ऊपर था दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन, और इसके नाम है बाकायदा, रिलेशन इज अ फंक्शन एंड नेम इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन एंड नाम ये है, रिलेशन इन द नाम ये है, बट दिस इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट, रिलेशन तो सब है। देखिए सीधी सी बात है, हमारे लाइफ में बहुत सारे रिलेशन हमारे सारी परिवार में होते हैं, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स में भी वैसे ही रिलेशन होते हैं। हमारे रियल लाइफ में जो रिलेशन है, माता पिता, वाइफ, फ्रेंड्स, बहुत सारे टाइप तरीके से यहाँ भी बहुत सारे टाइप के रिलेशन, और उनमें से कुछ फंक्शन होते हैं और कुछ फंक्शन नहीं। मैथमेटिक्स में जो रिलेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा अ लाइन इज पैरेलल टू एन अनदर लाइन, तो ये पैरेलल वर्ड एक रिलेशन है दोनों। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, परपेंडिकुलर वर्ड भी एक रिलेशन है। अ नंबर डिवाइडेड डिविजिबल बाय फलाना, तो जो डिविजिबल है वर्ड वो भी एक रिलेशन है दोनों नंबर के बीच। तो इस बहुत, जैसे अ नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, तो ग्रेटर वर्ड एक रिलेशन है दोनों के। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस मैथमेटिक्स में भी होते हैं, जैसे हमारे रियल लाइफ में हम नाम दिए। बट आपको बस यहाँ समझना है मैथ्स में कि बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जिन्हें फंक्शन भी कहा जा सकता है, और बहुत सारे रिलेशन ऐसे भी होते हैं जिन्हें फंक्शन नहीं कह सकते। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अभी कोई रिलेशन ऐसा दे दिया गया 5 से 3 के लिए, 5 के लिए 9 है। आप देख रहे हैं इनपुट की तरफ एक एलिमेंट बच जा रहा है, इनपुट की तरफ अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो ये भी एक फंक्शन नहीं हो, रिलेशन भी फंक्शन नहीं। इनपुट की तरफ अगर कोई वैल्यू, आउटपुट की तरफ अगर यहाँ पर कोई बच जाए तो चलेगा, इनपुट की तरफ कोई अगर वैल्यू बच रहा है, तो कौन से रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, इसकी मैं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ। एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ हमारे, इफ सेट ए दिया है, ए बी, और एक सेट बी दिया है, और आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब मेंशन कर दिया, ए टू बी मतलब इनपुट में ए आएगा आउटपुट में बी। ये चीज़ बहुत ध्यान से एग्जाम में देखिएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला है कि रिलेशन फ्रॉम बी टू। अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए बोलेगा ना, तो इनपुट में एलिमेंट बी जो सेट है वहाँ के आएंगे एलिमेंट, और आउटपुट में ए टू बी इनपुट ये बनेगा, आउटपुट ये बनेगा। अब देखिए इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप पहचान सकते हो। क्या है पहला रिलेशन, क्या ये एक रिलेशन है जो फंक्शन कहलाएगा, ए कॉमा पी, दूसरा है बी कॉमा क्यू, है सी कॉमा एस। एक और रिलेशन है, जैसे एक आर टू दिया हुआ है, और रिलेशन पी कॉमा ए, पी कॉमा आर कॉमा एस। तीसरा एक और रिलेशन है आर थ्री, यह बी कॉमा पी, पी कॉमा एस। और एक चौथा रिलेशन है आर फोर, ये ए कॉमा पी आर, पी एंड क्यू। और एक चौथा है डी कॉमा एस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 रिलेशन दे दिए गए हैं, और 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको इस ऑप्शंस में से पहचानना है
कि सही वाला ऑप्शन। तो मैं इसमें अभी फ़िलहाल सही ऑप्शन को आपको ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन डी के हिसाब से इनपुट आउटपुट तो इनपुट में आएगा ए, बी, सी और डी। तो इनपुट में आएगा ए बी सी डी, और आप देख सकते हैं कि जो ए बी सी डी था ये सेट ए का एलिमेंट, तो ये सेट ए इनपुट बनेगा ऑब्वियसली, और सेट बी बनेगा आउटपुट। सेट बी में कौन कौन से आ रहे हैं देखो, पी, आर, क्यू और एस। ठीक है, तो आर, क्यू और ये जो पी, आर, क्यू और एस है, ये देखो ऊपर लिखा है पी, आर और एस, ये आउटपुट की तरफ है। ए से लेकर के पी, बी से आर, से क्यू, ई से, ये चार आपको आपको कनेक्ट कर रहे हैं। वन वन है। को डोमेन में आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे पी, आर, क्यू, एस पूरा को डोमेन है, को डोमेन है। और डोमेन में आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे ए बी सी डी है। मैं आपसे रेंज पूछूंगा तो आप कहेंगे पी, आर, क्यू, एस, ये चारों रेंज बनेंगे। इस बार को डोमेन और रेंज बराबर है। यूनिक डोमेन के लिए यूनिक रेंज है, यानी एक डोमेन के लिए एक रेंज है। अगर मैं ये फंक्शन तो है डेफिनेटली आंसर, आप ये टिक करेंगे कि ये फंक्शन तो है। एज वेल एज आप ये भी करेंगे कि इसमें जो नाम हो, अगर नाम वैसे तो नाम पूछा नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि अगर नाम पूछा जाए तो कहेंगे सर आप इस पे जो नाम है इस फंक्शन का वो है आपका वन वन। और बिकॉज ऑफ आउटपुट की तरफ कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, आउटपुट की तरफ सारे एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज बन गए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वन वन ऑन टू फंक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा फंडा और सिखाता हूँ कि सर ये रिलेशन जो होता है, जैसे मैं आपने कहा कि सर इसमें ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, कभी अगर थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा। आप सोचेंगे कि घर में, मान अगर किसी के घर में रिमोट, आप एक बटन दबा, एक इनपुट दे रहे हैं, एक बटन दबाने का मतलब एक इनपुट, और जैसे ही की तरफ आप रिमोट करके एक बटन दबा, तो वॉल्यूम भी बढ़ना चालू हो जाता है, चैनल भी चेंज हो। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरे टीवी में एडवांस फंक्शन, एक बटन दबाओ दो काम होता है। तो ये आपके टीवी में फॉल्ट हो, बड़ी आग। ये ध्यान रखिएगा, रिलेशंस फंक्शन नहीं कहलाते। घर में अगर एक स्विच ऑन करने से पंखा भी चालू हो जाए और लाइट भी चालू हो जाए, कनेक्शन आप कर तो सकते हैं, मना ही, लेकिन ऐसे कनेक्शन किए नहीं जाते। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कहीं कनेक्शन कर देते हैं, ऑन करे से चालू हो रहा है, रिलेशन तो बना दिया आपने उस स्विच के और फैन और लाइट के बीच, बट ये फंक्शन नहीं कहलाएगा कायदे से। ये अच्छा फीचर नहीं है अगर आपने ऐसा कनेक्शन करके रखा है, ठंड के दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप लाइट ऑन करना चाहते हैं, आपने जैसे स्विच ऑन किया तो लाइट भी ऑन हो जाएगा, फैन भी ऑन हो जाएगा। ये रिलेशन तो बना दिया आपने, बट ये फंक्शन, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये थोड़ा एक लॉजिकल नहीं है कनेक्शन का। हाँ, आप कहेंगे सर दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप अपने घर का स्विच, पंखे का स्विच ऑन करते हैं, आप पंखे को ऑन करना चाहते हैं तो दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। रिमोट वाले एसी को ऑन करने को भी दो रास्ते हो सकते हैं, रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और स्विच से भी ऑफ कर सकते हैं। ये हो सकता है कि दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो, बट एक इनपुट से दो आउटपुट अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो एक रिलेशन तो होगा, बट वो, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, थोड़ा कम आता है बट ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई दो सेट दिए गए तो उनके बीच कितने रिलेशन पॉसिबल, तो मैं क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक सेट एरिया है, सेट एरिया है 1,2, एक सेट बी दिया है 3,4, दो दो एलिमेंट। अब बोल रहा है कि
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए से सेट बी के बीच कितने रिलेशन पॉसिबल, सेट ए से सेट बी के बीच कितने रिलेशन पॉसिबल। तो आपको समझना है कि जब भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालना, पहला काम तो करोगे आप ए क्रॉस बी कर, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे मेन मैटर वो करता है। जब मान लो 1 और 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो, मैंने सेट में ए क्रॉस बी कवर किया, दो सेट को कैसे मल्टीप्लाई, 1 3, एक बनेगा 1 4, तो पेयरिंग करोगे, फिर एक बनेगा 2 3 और एक बनेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो ए क्रॉस बी क्या। अब अगर ये ए क्रॉस बी है तो मैं आपसे कहूँगा कि ए क्रॉस बी में कार्डिनल नंबर कितना है, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर जो है वो 4, 4 एलिमेंट है। तो एक छोटा सा फंडा याद रखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होता है ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही ए और बी के बीच रिलेशन हो सकते। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी के, टू दी पावर 4। ज़्यादा नंबर ऑफ सबसेट का फंडा होता था, टू टू दी, कितने कार्डिनल नंबर, तो क्या बनेगा 2 to the power 4 मतलब 16, मतलब ए और बी के बीच कितने रिलेशन पॉसिबल है, 16 रिलेशन। छोटा सा एग्जांपल और समझिए, मान लीजिए सेट ए में 2 एलिमेंट है, मान लीजिए सेट बी में 3 एलिमेंट, वन सेंस लगाओ, ए क्रॉस बी में कल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, और अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे तो ए और बी के, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, 2 to the power 6, और उस केस में 2 to the power 6 सबसेट बनेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 60, यानी ए और बी के बीच कितने रिलेशन पॉसिबल रहेंगे 60। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप समझ सकते हो सारे रिलेशन और फंक्शन के बारे में, एज वेल एज एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है और मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ कि रिलेशंस के कितने टाइप से होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ना, ये रिफ्लेक्शन वर्ड से बना है, आप समझ सकते हैं। अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी एग्जैक्टली आपके जैसी ही है, सेम ही है, आप ही है। तो अगर कभी ए को मैं रिलेट कर सकता हूँ ए के साथ, यानी कोई कंडीशन में भी एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप, ए को रिलेट कर सकते हो ए के साथ, तो आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मैं बोलता हूँ रिलेशन डिविजिबल, देख लीजिए अगर मैं ए की जगह लिखता हूँ 7 तो वर्ड आएगा 7 डिविजिबल बाय 7। अगर मैं रिलेशन डिफाइन करके रखा हूँ डिविजिबल बाय, तो वर्ड बना 7 डिविजिबल बाय 7। तो ये जो वर्ड है डिविजिबल बाय, ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो डिविजिबल बाय की जगह मैं पैरेलल वर्ड लिख लेता हूँ, तो अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, बात है कोई लाइन अपने पैरेलल तो होता ही है, इन द सेंस एक लाइन अगर मैंने खींचा, अब अगर दूसरा लाइन भी सेम ही लाइन है बट उसी के ऊपर बना दूं तो मैं बोलूंगा ना दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बिकॉज ऑफ दो लाइन नहीं है, वो दोनों एक के ऊपर एक है। तो ऐसे रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव होते हैं। अगर ए कोई एलिमेंट, कोई नंबर, कोई कंडीशन खुद के साथ रिलेशन रखता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी। नंबर 2 होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है ना, नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब उसके जैसा। सपोज आपका एक जुड़वा भाई है, अगर आप एक बॉय हैं, मेरा वीडियो आप लोग देख, अगर कोई आप हैं तो आपका एक जुड़वा भाई, और अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी एक हूबहू सेम कॉपी पेस्ट, पहचान ही ना पाए, कलर,
एकदम कॉपी पेस्ट। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जगह पे आपका भाई अगर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने चला जाए आपका एडमिट कार्ड लेके, बिल्कुल वहाँ पर पहचान नहीं पाए, ये बंदा नहीं आया अपने जैसे वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी चालू हो जाएगा एग्ज़ाम में, कि आप एग्ज़ाम फिंगरप्रिंट प्रिंट में होगी तभी, क्योंकि भगवान ने कितना अच्छा, इतना ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग किया है हमारे, कितने ही करोड़ों अरबों लोग रहते हैं और कितने ही करोड़ों अरबों लोग मर गए इस धरती, आज तक किसी का हम इम्प्रेशन फिंगरप्रिंट सब है, छोटे से अंगूठे में इतनी दूर में, क्या पर कॉम्बिनेशन, क्या प्रोग्रामिंग, क्या क्यूआर कोड, इतने करोड़ों अरबों लोगों आज तक कैच नहीं किए। तो खैर सिमेट्रिक रिलेशन की अपन बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन में अगर मैं ए रिलेटेड टू आर बी करूं, एंड अगर मैं बी रिलेटेड टू ए करूं, और ये मतलब ये हुआ ना, ए की जगह बी को कर दूं या बी की जगह ए को कर दूं, अगर उससे रिलेशन में कोई फ़र्क ना पड़े तो रिलेशन ए रिलेशन बी के लिए भी जस्टिफाई किया जा सके, जो बी रिलेशन टू बी रिलेटेड टू ए के लिए, तो उस केस में बोलेंगे कि ये जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ अगेन, मैं लगा लेता हूँ आर वर्ड को पैरेलल। तो पैरेलल वर्ड बहुत सिंपल है, अगर दो लाइन है मेरे पास, ये है, दूर थोड़ा दूर है बी, अब देखो मैंने तो ऊपर नहीं बनाया, मैं बोलूँगा ए इज़ पैरेलल टू बी, यू में से बी इज़ पैरेलल टू ए। तो पैरेलल वर्ड जो है वो सिमेट्रिक भी है, हाँ सर, रिफ्लेक्सिव वर्ड भी था। अगर मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर, इस बार मैं परपेंडिकुलर वर्ड लगा, तो परपेंडिकुलर रिलेशन में बोलूँगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, यू में से बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो बात सही, परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो परपेंडिकुलर वर्ड जो है, आप कहेंगे सर ये मेट्रिक भी है, पर परपेंडिकुलर वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि एक लाइन खुद अपना परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड सिमेट्रिक है। देख सकते हैं आप, कुछ सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, कुछ रिलेशन केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही आपको एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तीसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, क्या होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या चीज़ है ये समझते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या चीज़ है समझते हैं। तो ट्रांजिटिव जो वर्ड होता है ना, यहाँ पर ट्रांस वर्ड आया, ट्रांस का मतलब है कि हम थोड़ा और आगे जाएंगे। अगर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू, क्या यही रिलेशन ए और सी के बीच हो सकता है? अगर ए रिलेटेड टू सी हो जाए तो अपन कहेंगे ट्रांजिटिव। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सपोज मैं कहता हूँ ए लाइन इज पैरेलल टू एंड लाइन बी इज पैरेलल टू सी, अगर ए बी पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो यू में से ए इज पैरेलल टू, तो पैरेलल वर्ड आपने देखा कि ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, क्या परपेंडिकुलर वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव होगा? परपेंडिकुलर वर्ड, मैं बोलता हूँ लाइन ए इज पैरेलल टू, सॉरी, लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो यहाँ पर ये बी परपेंडिकुलर, यहाँ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, क्या लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू बी है एंड लाइन बी इज परपेंडिकुलर टू सी है, तो क्या लाइन ए परपेंडिकुलर टू सी होगा? क्या ए परपेंडिकुलर टू नहीं होगा? ये दिख रहा है परपेंडिकुलर वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि, और एक नया एग्जाम, हमारे रियल लाइफ में भी कुछ हो सकते हैं केसेस, जैसे मैं बोलता हूँ फ्रेंड, मैं आर को डिफाइन करता हूँ फ्रेंड से, क्या ये फ्रेंड वर्ड ट्रांजिटिव हो सकता है? ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी,
तो क्या ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ सी होगा, ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है मैं आपका दोस्त हूँ, आपका कोई एक दूसरा और बंदा दोस्त है, लेकिन मैं उसे जानता तक नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ तो ये फ्रेंड वर्ड जो है वो बिल्कुल भी ट्रांजिटिव नहीं। ब्रदर वर्ड ट्रांजिटिव हो सकता है क्या, चेक करें। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी। बिल्कुल लग रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो ब्रदर वर्ड ट्रांजिटिव। इस तरीके से आपको कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन दिया जाए या फिर ऐसे रियल लाइफ रिलेशन दिए जाएं, आप उन्हें पहचान सकते हैं कि कौन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव क्या है, या कुछ कोई रिलेशन तीन में से कोई दो होगा। एक सिंपल सा फंडा और बैठा के रखिए दिमाग में कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव, तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों है ना, तो हम उसे कहते हैं कि द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आपको जो रिवाइज कराई है, एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। मैं एक आध दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए अब करवाता हूँ, देखिएगा वीडियो पॉज करके आप बनाने की कोशिश बना पाते हैं या नहीं। एक क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बता, चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ, बताइएगा। 1 1, 1 2, 1 3। ऑप्शन बी है 1 1 1। ऑप्शन सी है 1 2 3 2 4 2, और ऑप्शन डी है नन ऑफ। तो पहचानना है इनमें से कौन सा फंक्शन है। चलिए मैं अगर सेट ए को लेके चलता हूँ, ऑप्शन ए को लेके चलता हूँ, तो यहाँ दिख रहा है, देखो सामने सामने का नंबर क्या है बताइए, डोमेन होगा। पीछे पीछे का नंबर जो है वो रेंज होता है। अगर मैं इसके लिए एक मैपिंग बनाऊँ ऑप्शन ए, तो कैसा बनेगा सर, 1 आएगा इनपुट की तरफ, आउटपुट की तरफ आएगा 1 2 3। तो देखो ये 1 से 1 का रिलेशन है, 1 से 2 का और 1 से 3 का। तो मुझे लगता है कि आपने पढ़ा है एक बटन दबाने से तीन ऑपरेशन अगर हो रहे हैं तो ये रिलेशन तो हो सकता है, वैलिड फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन ही नहीं है। बी में देखते हैं, देखो यहाँ पर ही वही हो रहा है, 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट के लिए 1 आउटपुट आ रहा है। यहाँ तक तो बात नहीं बिगड़ी है, यहाँ तक तो बात नहीं बिगड़ी है। जैसे 1 2 1 और 2 है, यहाँ पर 1 1 1 1 3। 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट, देखो ये वाला हो गया 1 1। 2 और 1, 2 और 1 ये भी चलेगा। देखिए दो बटन दबाने से एक रिजल्ट मिल रहा है, ये अभी तक तो चलेगा। बट और देखते हैं, 2 3 लिखा है, ये गड़बड़ हो गया। 2 के लिए गड़बड़ हो गया। 2 एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट दे रहा है, तो ये भी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं। मैं आंसर सी को आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये आप हवा में कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको डोमेन रेंज दिख रहा है। अगर मैं डोमेन की तरफ की बात करूँ, तो डोमेन में मेरे को दिखेगा 1 3 एंड 4, 1 2 3 4 दिख रहा है। और आउटपुट की तरफ मेरे को केवल 2 ही, एंड 2, क्या 2 है। ये हो सकता है ना कि 1 से भी 2, मेनी डोमेन के लिए एक आउटपुट हो सकता है। तो ये रिलेशन बिल्कुल पॉसिबल है, इसका नाम भी है दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आप आंसर ये टिक करेंगे, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। एंड इसका नाम अगर पूछा जाए, कई बार नाम आता है एग्जाम में, तो इसका नाम है मेनी टू वन या मेनी वन। अच्छा इनटू की ऑन टू ये भी बताओ। आउटपुट की तरफ को डोमेन कौन है, मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर आउटपुट की तरफ को डोमेन। मैं बोलूँगा आउटपुट की तरफ का रेंज बताओ, तो रेंज भी टू, को डोमेन और रेंज बराबर ही है, कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच नहीं रहा। इनपुट की तरफ जो होता है उसको अपन डोमेन कहते हैं, तो डोमेन तो 1 2 3 4 है।
कोडोमेन 2 है, रेंज भी 2 है। इमेज बोलूँगा तो बोलेंगे 2 है, प्री इमेज बोलूँगा तो 2 का प्री इमेज 1 2 3 4 है। तो मेनी 1 है और ये ऑन टू फंक्शन। तो कभी नाम भी पूछा जाए तो आप नाम भी बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने मोटा मोटा एक पूरा फंक्शन, डोमेन, रेंज, रिलेशन, ये सारे बातें यहाँ पर इस वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की। बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं।